जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्लांट किंगडम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम में क्या पढ़ लिया, अपुष्पोद्भिद में हमने थैलोफाइटा के बारे में पूरा पढ़ा था। थैलोफाइटा में क्या क्या थे, कवक था, शैवाल था, लाइकेन था, जीवाणु था, इन सब के बारे में ख़त्म कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? ब्रायोफाइटा। तो देखिए, ब्रायोफाइटा जो है वो ऐसा अपुष्पोद्भिद है, ऐसी वनस्पति है जो थल और जल दोनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? थल मतलब जमीन, और जल, ये कहाँ? थल और जल दोनों में पाया जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। उभयचर मतलब जो थल और जल दोनों में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? थल और जल दोनों में पाया जाता है, इसी कारण से क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। देखिए, आपने काई के बारे में सुना होगा। काई, वही जो हरे हरे रंग की जम जाती है। काई जो है ये क्या है? ये ब्रायोफाइटा है। काई जो है क्या है? ये ब्रायोफाइटा है। ये पृथ्वी की पहली वनस्पति है। क्या है? पृथ्वी पर उगने वाली पहली वनस्पति कौन सी है? काई है। जैसे मैंने इससे पहले बताया था, साइनोबैक्टीरिया में जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन लाने वाला पहला वनस्पति था। इसी तरह काई क्या है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली पहली वनस्पति है। कैसी है? काई पहली वनस्पति है। और देखिए, काई जो है वो देखा होगा आपने, जल और थल दोनों में रह पाती है। और काई को क्या कहते हैं? इसे पूर्वगामी कहा जाता है। काई को क्या कहा जाता है? पूर्वगामी। पूर्वगामी का मतलब होता है, मतलब जो रास्ता दिखाता है। पूर्वगामी को क्या? पूर्वगामी का मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला। तो काई क्या है? पृथ्वी पर उगने वाली पहली वनस्पति है और इसे क्या कहा जाता है? पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी का मतलब क्या? रास्ता दिखाने वाला। एक होता है स्फेग्नम, ये भी ब्रायोफाइटा है। स्फेग्नम ये क्या है? ये भी एक ब्रायोफाइटा है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? यह अपने वजन का 18 गुना पानी सोख सकता है। कितना पानी सोख सकता है? 18 गुना। ये अपने वजन का कितना गुना पानी सोख सकता है? 18 गुना। देखिए, स्फेग्नम जैसे मान लीजिए कि कहीं पर एक लीटर पानी गिरा हुआ है, तो आप उसके ऊपर मतलब 18 लीटर पानी गिरा हुआ है और आप उसके ऊपर 1 kg स्फेग्नम छिड़क दीजिए, तो वो जो 18 का 18 लीटर पानी है उसको क्या करेगा? सोख लेगा। और ये जो है पौधों के प्रत्यारोपण के काम आता है। प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है? प्रत्यारोपण का मतलब होता है पौधों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना। तो ये स्फेग्नम क्या करता है? पौधों के प्रत्यारोपण के काम आता है। जैसे पौधों का आपने जड़ से उखाड़ लिया, अब उसके चारों तरफ मतलब फूस लगा दीजिए और उस पर थोड़ा सा स्फेग्नम छिड़क दीजिए, तो पानी रहेगा, वो पानी को कहीं जाने नहीं देगा, उसको सोख के रखेगा। तो आगे कहीं भी जाके आप पौधे को लगा सकते हैं। तो इससे ये फायदा होता है। तो ब्रायोफाइटा कैसा है? थल और जल दोनों पे रह सकता है। इसी कारण क्या कहलाता है? उभयचर कहलाता है। काई क्या है? एक ब्रायोफाइटा है। और काई जो है पृथ्वी पर उगने वाली पहली वनस्पति है और इसे क्या कहा जाता है? पूर्वगामी कहा जाता है। स्फेग्नम भी एक क्या है? ब्रायोफाइटा है। ये अपने वजन का कितना गुना पानी सोख सकता है? 18 गुना। और ये किस काम आता है? पौधों के प्रत्यारोपण के काम आता है। चलिए, ब्रायोफाइटा हो गया। अब पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। चलिए, टेरिडोफाइटा का समझते हैं। टेरिडोफाइटा में वनस्पति जगत में जो बीज का निर्माण होता है, सबसे पहले टेरिडोफाइटा में हुआ था। बीज का निर्माण सबसे पहले किस में हुआ था? टेरिडोफाइटा में। बीज का निर्माण सबसे पहले, तो बीज का निर्माण जो है सबसे पहले किस में हुआ था?
टेरिडोफाइटा में हुआ था। और ये जो है टेरिडोफाइटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। किसका काम करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, पौधे जो हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो वो किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। जैसे कि हम लोग आटा जो है वो डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो हम आटा को कैसे लेते हैं? आटा को गूंथ कर रोटी बनाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन, पौधे जो है नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं? उसको नाइट्रेट में बदलते हैं और फिर नाइट्रेट में बदल कर उसको लेते हैं। तो टेरिडोफाइटा वही क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, फिर वो पौधे ले पाते हैं। इसमें दो टेरिडोफाइटा हैं, एक एजोला और एक है फर्न। ये दोनों मुख्य रूप से टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। एजोला जो है वो धान की खेती में मुख्य रूप से उर्वरक का काम करता है। क्या काम करता है एजोला? धान की खेती में उर्वरक का काम करता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब आपका अपुष्पोद्भिद खत्म हो गया। पादप जगत के अंदर अपुष्पोद्भिद था, जिसके अंदर हमने थैलोफाइटा पढ़ लिया था, जिसमें कवक, शैवाल, लाइकेन और जीवाणु पढ़ा था। आज हमने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ लिया है। अब देखिए, अपुष्पोद्भिद क्या था? जिसमें फूल ना हो। अब ये सोचिए, जिसमें फूल ही नहीं होंगे तो वो क्या कहते हैं, निषेचन और परागण कैसे करेंगे? तो मैंने पहले ही बताया था, आज फिर सुन लीजिए। देखिए, उनमें निषेचन या परागण करने के लिए एक अलग से क्या होता है? जेमाकेप होता है, जेमाकप। इसी के कारण इसमें क्या होता है? निषेचन और परागण होता है। ठीक है, तो आपका अपुष्पोद्भिद खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग पुष्पोद्भिद के बारे में। चलिए, अब पढ़ते हैं पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। नग्न बीजी, जिसको अनावृत बीजी भी कहते हैं, और एक है आवर्त बीजी, नग्न बीजी और आवर्त बीजी। ठीक है, अब देखिए नग्न बीजी को क्या होते हैं और आवर्त बीजी क्या होते हैं? नग्न बीजी वो होते हैं, ऐसे बीज हैं जिसमें जो फलों का बाहरी आवरण नहीं होता है। मतलब ये सिर्फ क्या होते हैं? बीज होते हैं। इसमें फल, मतलब जैसे आपने आम देखा होगा, तो आम तो फल के अंदर जो बीज होता है वो जो मांसल भाग के अंदर पाया जाता है ना, तो उसमें फल का आवरण नहीं है। तो इसमें फल का आवरण क्या होता है? नहीं होता है। फल का आवरण नहीं होता है। और ये जो है, ये देखिए, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और आवर्त बीजी, साथ के साथ आवर्त बीजी समझ लेते हैं। इसमें जो बीज जो है, इसमें फल का आवरण होता है। इसके बीज में फल का आवरण होता है। और ये जो है, ये अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आवर्त बीजी को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो ये देखिए, पहले नग्न बीजी में समझ लेते हैं। अब नग्न बीजी में कौन कौन से वो पौधे आते हैं, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिए। क्या है? जालिम, सांस को चीर दो। क्या है? जालिम सांस को चीर दो। जालिम सांस को चीर दो, ये ट्रिक हो गई। अब देखिए कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। देखिए, एक होता है जालिम से हो गया जेमिया, एक 100 से हो गया साइकस,
इससे हो गया सिकोया, सिकोया, को काट दीजिए, चीड़ से तो चीड़ हो गया, चीड़, और दो से देवदार, देवदार। तो ये क्या हो गया, ये ट्रिक हो गया आपका, क्या हो गया, जालिम सास को चीड़ दो, तो जालिम से जेमिया, सास से सा से साइकस, एक सा से सिकोया, को काट दीजिए, चीड़ से चीड़, चीड़ का पेड़ जानते होंगे, दो से देवदार। अब देखिए जेमिया जो है, देखिए जामिया, जामिया देखिए, जामिया ये सबसे छोटा नग्न बीजी है। जामिया क्या है, सबसे छोटा नग्न बीजी है, नग्न बीजी, सबसे छोटा नग्न बीजी कौन सा है, जामिया है। साइकस क्या है, साइकस से हमें साबूदाने की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है साइकस से, साबूदाने की प्राप्ति होती है। साबूदाने की प्राप्ति किससे होती है, साइकस से। सिकोया जो है, ये जो है, ये सबसे बड़ा नग्न बीजी है, सबसे बड़ा नग्न बीजी है। कैसा है, सबसे बड़ा नग्न बीजी है, और इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। अब जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, देखिए समझिए। आप जब कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा सा टाइट जूता पहन लेते हैं या बहुत देर तक जूता पहने रहते हैं, तो पैर पे एक थोड़ा सा गांठ सी बन जाती है। उस गांठ पे आप कुछ कीजिए, देखिए उसमें आपको कोई असर नहीं होगा। तो उसी को क्या क्या कहा गया, मतलब जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है, तो उसको क्या कहा गया, जीवित जीवाश्म कहा गया। मतलब मरे होते हुए भी जिंदा है या जिंदा होते हुए भी मर गया, तो उसको क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो सिकोया जो है ऐसा ही क्या है, सबसे बड़ा नग्न बीजी है, और ये कैसा है, ये जीवित जीवाश्म है। ये देखिए इसका जो आकार होता है ना, वो एक रूम, जो आप नॉर्मल जिस रूम में सोते हैं उस रूम के आकार के बराबर इसका पेड़ होता है। क्या होता है, पेड़ इसका रूम के आकार के बराबर। ये अधिकतर कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, और कभी कभी ये क्या होता है, सड़क के बीचों बीच मतलब उग आते हैं, तो इसको क्या करते हैं, जो पेड़ है उसको काट के उसके बीच से ही सड़क को निकाल दिया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसको रोज वुड के नाम से जाना जाता है, रोज वुड, किसके नाम से, रोज वुड के नाम से जाना जाता है। चीड़ जो है, चीड़ के पेड़ से हमें तारपीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तारपीन प्राप्त होता है। और एक आपको चिलगोजा, चिलगोजा, चीड़ के पेड़ से हमें तारपीन और चिलगोजा प्राप्त होता है। तारपीन से तारपीन का तेल बनता है, जो कि पेंट में मिलाया जाता है। पेंट में किस लिए मिलाया जाता है, ताकि पेंट दीवालों को पकड़ सके, या जिस पे भी आप यूज़ कर रहे हैं पेंट उसको पकड़ सके, मतलब पेंट को पकड़ के रखता है तारपीन का तेल, ठीक है। और जो आप थिनर जो मिलाते हैं वो पेंट को पतला करता है, क्योंकि आप मान लीजिए पेंट लाया और उसे करने लग गया तो वो तो पूरा पेंट खत्म हो जाएगा। तो तेल को पतला करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तारपीन का थिनर मिलाया जाता है। और पेंट पकड़ के रखे उसके लिए क्या मिलाया जाता है, तारपीन का तेल मिलाया जाता है। तारपीन में जो है पता है आग बहुत जल्दी पकड़ती है, तो इसीलिए इसके जो पेड़ हैं उनमें मतलब आग बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है, इसीलिए इसे जंगल का आतंक कहा जाता है। तारपीन को क्या कहा जाता है, जंगल का आतंक। चिलगोजा जो है, चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट होता है, जो दवाई वाली कैप्सूल होती है सेम उसी तरह का चिलगोजा होता है। चिलगोजा जो है ड्राई फ्रूट में सबसे अगर महंगा होगा तो वो चिलगोजा होता है। ये लगभग आपका 3600 या 3500 रुपये किलो आता है। और इसके आप सिर्फ 4-5 दाने खाइए रोज़, इससे जो हार्ट बीट है वो सही रहती है, हार्ट बीट सही रहती है। ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा खाने का चक्कर पता लगे एक मुट्ठी खा लिए हार्ट बीट ही रुक जाए। इसे सिर्फ 4-5 दाने रोज़ खाने से इसका हार्ट को संतुलित बनाए रखता है। देवदार जो है, ये देवदार का पेड़ है, इसमें इसका कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ क्या है, पर्वतों पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पर्वतों पे। तो ये नग्न बीजी के बारे में हो गया। अब आवर्त बीजी के बारे में समझते हैं। आवर्त बीजी में बता ही दिया मैंने, फल का आवरण होता है, और इसके जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो बड़े होते हैं। ये 2 प्रकार के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये मैंने आपको सीड में पढ़ाया हुआ है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अगर आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ समझना है तो वो वीडियो देख लीजिए, अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एक बीजपत्री क्या होता है
कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं इसके पौधों की। और इसके जो बीज का जो पत्र होता है वो सिर्फ एक होता है। पत्र का मतलब क्या कि जैसे आप जैसे आप खजूर का वो बीज ले लीजिए, तो उसको आप तोड़िए तो वो 2 भागों में बटेगा क्या? नहीं बटेगा। इसी तरह आप लीची का ले लीजिए, लीची का जब आप उसको तोड़ते हैं तो क्या वो 2 भागों में बटता है? नहीं बटता है। देखिए, एक बीज पत्री का मतलब हो गया जिसका सिर्फ एक पत्र हो। एक पत्र का मतलब, और इनकी पत्तियां भी लंबी हो, तो जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। तो जब आप इनके बीज लेंगे उसको तोड़ के देखिए, 2 भागों में, 2 बराबर भागों में नहीं बटते हैं। तो जो 2 बराबर भागों में नहीं बटे वो एक बीज पत्री, जो 2 बराबर भागों में बट जाए वो 2 बीज पत्री। और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? वो लंबी होती है। आपने देखा होगा जो धान की और या गेहूं की वो पत्तियां कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी बड़ी टाइप की, इस तरह की एक बीज पत्री है। और इनकी जो सिरा होती है, ये सिरा होती है, ये कैसी होती है? एकांतर होती हैं और सीधी होती है। कैसी? एकांतर होती हैं। ठीक है। इसी तरह द्विबीजपत्री के जो बीज होते हैं वो 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। और इनकी पत्तियां जो होती हैं वो छोटी होती है और जालिकावत होती हैं। छोटी और जालिकावत, जैसे इस तरीके से, ये इस तरीके से होती हैं। कैसी होती हैं? जालिकावत और छोटी होती है। तो आज हमने पादप जगत का पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले पादप जगत के 2 वीडियो में बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो। 3 वीडियो में पादप जगत, प्लांट किंगडम समाप्त हो गया है। इसके बाद हम प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, यानी पादप पोषक। पादप पोषक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, वो मैक्रो और माइक्रो, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रकाश संश्लेषण पे आएंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जो नए विजिटर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।